नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बेहतरीन रणनीति, इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों में इस वक्त किस तरह का एक्शन दिख रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं और नजर डाल लेते हैं इस वक्त के बड़ी खबरों पर। और पहले शुरुआत करते हैं सोने से। और सोने में आज 200 रुपए की कमजोरी है। 58,500 के पास सोना कर रहा है कारोबार। और कॉमिक्स गोल्ड अगर देखेंगे तो $1940 के नीचे ट्रेड कर रहा है। फेड चेयरमैन के बयान के बाद हम देख रहे हैं कि सोने में गिरावट हावी है। चांदी में भी कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5 रुपए कमजोर है चांदी। 68,600 रुपए के पास इस पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड में भी हल्की वीकनेस है। $77 तक के लेवल हमने देखे थे क्रूड में, लेकिन अब वहां से हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है और करीब ½ % की कमजोरी क्रूड में देखने को मिल रही है। वहीं मेटल्स की बात करें तो ज्यादातर मेटल्स पर आज दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। खास करके कॉपर, यहाँ पर करीब ½ % के आसपास की गिरावट है। 730 रुपए के पास कॉपर कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम 202 रुपए के पास। और जिंक की बात करें तो 217 रुपए के पास इस वक्त जिंक ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस कल की वीकनेस के बाद आज अच्छी रिकवरी, आज 1% मजबूत है और 213 रुपए के ऊपर इस वक्त नेचुरल गैस भी ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं एग्री कमोडिटी की तरफ। और अब बेस अब गोल्ड करीब 1% की तेजी, 25,700 रुपए के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है सब गोल्ड में। कॉटन केक की बात करेंगे तो दायरे में कारोबार है 2,600 रुपए के पास। वहीं मसाले में भी मिला जुला ही कारोबार आज देखने को मिल रहा है। जीरा और धनिया में तेजी बनी हुई है। जीरा अगर देखेंगे तो इस वक्त करीब 2% मजबूत है, आज भी 54,700 रुपए के ऊपर। और धनिया भी करीब 6,500 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, 1% मजबूत है। लेकिन हल्दी में आज कमजोरी है और करीब ½ % की कमजोरी के साथ 9,500 रुपए के करीब हल्दी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल बात करें तो काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है आज, लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज में आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। वहीं एग्री कमोडिटीज की देखें तो वहां पर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं तीनों ही गेस्ट जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल बैंक से, और नवीन माथुर भी हमारे साथ मौजूद हैं आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मनोज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर आई है, बड़ा जो इवेंट हुआ है जिसमें कि दुनिया भर के बाजार और कमोडिटी मार्केट की भी नजर थी, वो थी फेड चेयरमैन की स्पीच पर जो टेस्टिमोनिकल हुई है। तो पहले उसमें क्या कुछ निकल कर आया वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम गेस्ट से भी उनके व्यूज समझेंगे इस पर। फेड चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि यूएस इकोनॉमी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का ट्रेंड है वो आगे भी जारी रहेगा। महंगाई हालांकि धीरे धीरे काबू में आ रही है, लेकिन 2% का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में अभी काफी समय लग सकता है। सभी एफओएमसी एक ही मत में है कि साल के अंत तक वो ब्याज दरों में ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में है। पिछले 10 बार जो अभी तक दरों में बढ़ोतरी की है उसका भी असर देख रहे हैं। और आवश्यक अनुसार आकलन करते हुए उस आधार पर वो डिसीजन लेंगे कि इस पॉलिसी में होल्ड करें या फिर ब्याज दरों में बढ़त करें, ये वो वॉच करेंगे। लेकिन कटौती ब्याज दरों में होना अभी उसमें थोड़ा समय देना पड़ सकता है, जब तक वो 2% के टारगेट फेड नहीं हासिल कर लेता। तो इस तरीके के फेड चेयरमैन के बयान आए हैं जो कि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब फेड चेयरमैन का बयान आया उसके बाद हल्की कमजोरी हमने देखी डॉलर में, जिसके चलते सोने को और कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन अब वापस से गोल्ड नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है आपको, ये सब भी चीजें एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी? क्योंकि हमने देखा कि सोने में डॉलर में हल्की वीकनेस आने के बावजूद गोल्ड को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और अभी देखिए 160 अंक नीचे है एमसीएक्स पर। अभी क्या करना चाहिए गोल्ड में? अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या व्यू बन रहा है आपका, और फेड चेयरमैन के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार पूजा। बिल्कुल, जो फेड चेयरमैन का जो टेस्टिमनी का पहला दिन था और जो स्पीच वहां से आई है वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन है। जैसा कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तब
फेड की तरफ से कहा गया था कि ये वर्ष में 2 रेट हाइक और देखने को मिल सकते हैं और वही सारी चीजें जो है फेड चेयरमैन की तरफ से रिपीट की गई यूएस कांग्रेस के सामने। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे आने वाले महीनों में उसके ऊपर नजर रहेगी। हालांकि हम इन्फ्लेशन में जो है कटौती देख रहे हैं, लेकिन अभी भी फेड का जो टारगेट रेट है उसके ऊपर है। अभी जो गत सप्ताह यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जो एक्सपेक्टेशंस आए थे इन्फ्लेशन के, वो नेक्स्ट मंथ में घट करके 3.2% रह सकते हैं। तो जो 4% इन्फ्लेशन था मई मंथ में, वहां से अगर ये 3.2 आता है तो कहीं ना कहीं जो फेड का हॉकिश इंस्टेंस है वो आने वाले समय में थोड़ा सा जो है डविश हो सकता है। और हो सकता है कि जो जुलाई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसमें भी हम रेट जो है वहां पे होल्ड करते हुए देखें यूएस फेड की तरफ से। तो हमारा मानना है कि ये एक टेम्परेरी जो फिनोमिनन है जो सोने और चांदी को गिरावट की तरफ ले जा रहा है। लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कल कमजोरी देखने को मिली थी फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद, तो हमारा मानना है कि सोना निचले स्तरों पर आज शाम के सत्र में फिर एक बार जो है सपोर्ट दिखा सकता है। अपने सपोर्ट लेवल $1934 के बेहद करीब अभी सोना कॉमेक्स पर ट्रेड कर रहा है। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ से बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। शाम के सत्र के पहले अगर कीमतें 58,300 के आसपास आती है भारतीय बाजारों में, तो वो लेवल पे एक बार बाइंग की सलाह रहेगी 58,140 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 58,660 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पे इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। कुणाल, क्या आपको भी लग रहा है कि गिरावट अब थम चुकी है और अब यहाँ से तेजी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट था जिसको कि हम वॉच कर रहे थे वो तो पूरा हो चुका है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर कमेंट्री आई है। आपका भी व्यू लेना चाहेंगे, आपने कैसे रीड किया फेड चेयरमैन के कमेंट्स को, और इसके बाद सोने चांदी में आप किसी को ट्रेड लेना हो तो आप क्या रणनीति सुझाएंगे? फेड चेयरमैन इकोनॉमी को स्लो करना चाहते हैं। इकोनॉमी का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो स्लो हो जाता है अगर, तो ऑटोमेटिकली फेड का काम हो जाता है। और अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो गोल्ड और सिल्वर में रुझान तेजी का रहने वाला है। सो मेरी राय में ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है अभी मार्केट में, पर ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है मुझे, ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। गोल्ड मैक्सिमम यहाँ से मेरी राय में 200-300 रुपए नीचे जा सकता है, पर बहुत कोई लंबी मंदी नजर नहीं आ रही है मुझे। तो मैं बाय टिप्स की रणनीति रिकमेंड करूंगा। मेरा ध्यान तेजी का है गोल्ड में, थोड़ा टाइम लग सकता है पर बढ़ेगा गोल्ड। और सेंट्रल बैंक आगे जाके भी गोल्ड बाय करती रहने वाली है, तो गोल्ड में डिमांड अच्छी आएगी, तो घटे पे गोल्ड को बाय करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये स्तर अब सही आ चुके हैं गोल्ड में खरीदारी करने के लिहाज से। कच्चे तेल पर एक बार नजर डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। चलिए पहले आपको सोने का हाजिर भाव एक बार बता देते हैं, इस वक्त मौजूदा भाव क्या चल रहा है। तो 24 कैरेट का जो भाव है वो 4,627 के पास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट 4,238 के पास है। 18 कैरेट का जो प्राइस है वो 3,512 और 14 कैरेट 2,729 रुपए के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये बिना जीएसटी के हमने रेट आपको बताया। ये करंट अपडेट सोने से जुड़ा हाजिर भाव में। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हल्का दबाव है। एक तेजी रिकवरी निचले स्तरों से करने की कोशिश की थी कच्चे तेल ने, लेकिन अब वापस से हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर बात करें तो करीब 1.25% की, ज़्यादा नहीं लेकिन 1.25% के आसपास की वीकनेस है। 5,950 के आसपास इस पर तब ब्रेंट कारोबार कर रहा है। नवीन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे यहाँ पर डॉलर में हल्की जो वीकनेस, माफ़ कीजिएगा, जो हल्की मजबूती आई थी उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए कच्चे तेल पर पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा नलिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से कच्चे तेल में हम हल्की वीकनेस देख रहे हैं। ये क्रूड की चाल आप कैसे देख रहे हैं और जिसके फंडामेंटल्स पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद पूजा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमने कच्चे तेल में गिरावट देखी, कुछ मेजर फंडामेंटल कारण है जिसकी वजह से गिरावट आई है। और मुझे लगता है, हमारा मानना ये है कि जो गिरावट है थोड़ी दिनों तक बरकरार रहेगी।
एक तो डॉलर का फैक्टर रहा डेफिनेटली जिसकी वजह से गिरावट आई और दूसरा एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि जो क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज हैं, क्रूड एंड नेचुरल गैस की इन्वेंटरीज वो लगातार बढ़ रही हैं। आज आईईए का अनुमान आएगा इन्वेंट्री लेवल पे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो भी एक डेटा होगा जो देखना होगा। दूसरी चीज जो रशियन एक्सपोर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं पूजा अभी तक in spite of the sanctions. So जो crude है definitely therefore would be in a range bound between $67 to around $74-75. As of now हमें लगता है कि थोड़ा मंदी इंडिया मार्केट्स में रहेगी और उसकी वजह से जो हमारी राय है वो डेफिनेटली सेल ऑन राइज है। जुलाई जो वायदा है क्रूड का एमसीएक्स पे वो तकरीबन 5,950 के आसपास आप सेल करिए। स्टॉप लॉस जो है वो जरूर लगाइए 6,050 के आसपास और टारगेट्स जो है 5,750 के नीचे की तरफ देखे जा सकते हैं। प्रेशर बना रहेगा, इन्वेंट्री है इंडियन रशिया एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेंट है, रिसेशनरी फियर्स कुछ हद तक अभी भी कायम है यूरोजोन में और जहां तक ईरानियन एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कुछ हद तक ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं। तो मेजर कारण सारे जो दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादातर बेयरिश ट्रेंड के, इसलिए सेल ऑन राइज वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर अ डे और टू। बिल्कुल नवीन जी, बहुत क्लियरली आपने समझाया कच्चे तेल में के फंडामेंटल्स और बिल्कुल जैसा कि हम सुन रहे थे ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं वो कच्चे तेल के लिए बेरिश ही हैं, तो यहाँ पर करेक्शन ही दिख सकता है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर में जो बहुत हल्की मजबूती आई उसका भी सपोर्ट मिला नहीं, थोड़ी देर के लिए मिला था लेकिन वापस से उसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी भी बिकवाली करने की राय होगी। ये कच्चा तेल है, ये हम आपको लेवल से यहाँ पर ठीक कर देते हैं। कच्चे तेल को बेच के चलें 559.50 के लिए, टारगेट होगा 5,750 का और स्टॉप लॉस लगाइए 6,050 का। ये है व्यू कच्चे तेल पर। खबर का रुख करते हैं और इस बीच चीनी को लेकर खबर आ रही है कि चालू सीजन में चीनी उत्पादन 329 लाख टन के आसपास हुआ है, जिसमें कि अनुमान से कमी देखने को मिली है। अगर चीनी उत्पादन की बात करें तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पर कमी आई है। पिछले साल 354 लाख टन था और इस बार 329 लाख टन का उत्पादन इस बार देखने को मिला है और जो अनुमान था हमारा वो 333 लाख टन का था। तो चीनी उत्पादन में ये कमी देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं, इसके क्या मायने हैं, ये जो डेटा निकल कर आ रहे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ AISTA के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो डेटा निकल कर आ रहे हैं चीनी उत्पादन को लेकर, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? आपको अनुमान से कम है, क्या कुछ बड़ी दिक्कत वाली बात है और किस वजह से ये उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये जो उत्पादन कम हुए हैं वो एक्सेसिव रेन जो हुआ था महाराष्ट्र कर्नाटक में, उसकी वजह से रिकवरी और यील्ड को काफी फर्क गिरा था। तो जो हिंदुस्तान में 10 स्टेट में शुगर का प्रोडक्शन होता है, 9 या 10 स्टेट में, उसमें से महाराष्ट्र और कर्नाटक का रेशियो कम से कम 45% रहता है और यही स्टेट में एक्सेसिव बारिश होने की वजह से उत्पादन कम हुआ था। पर जैसे आपने कहा कि इससे क्या कोई दिक्कत या नहीं है, 70 लाख टन गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर 2022 को। 328 लाख टन का हमारा फाइनल प्रोजेक्शन है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन आइस्ता का, तो जो जिसमें एक्स्ट्रा सीजन कर्नाटक भी शामिल है, तो उसके हिसाब से 398 की हमारे पास अवेलेबिलिटी बनती है हिंदुस्तान में और 280 लाख टन का कंजप्शन और समझो 63 लाख एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी एक्सपोर्ट तो बंद है, तो भी हमारे पास 55 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक बचेगा 1 अक्टूबर 2023 को और वो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन जो है उसके लिए काफी है। और जो वर्ल्ड में प्राइस हाई है उससे हिंदुस्तान को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसी एक्ट में ये शुगर है और यहाँ पे मंथली रिलीज मैकेनिज्म से गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। एक चीज जरूर है कि आज की तारीख में शुगर केन के प्राइस जो फार्मर्स को मिलते हैं वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट इंडिया में है और वी कैन से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द फिनिश प्रोडक्ट शुगर के प्राइस पूरे वर्ल्ड में लोएस्ट है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से यहाँ पे हमारे 140 करोड़ पब्लिक के लिए
ये प्राइस काफ़ी लोएस्ट इन इंडिया है, लोएस्ट इन वर्ल्ड है। तो हमें कोई शॉर्टेज या कोई दूसरी कोई चिंता हिंदुस्तान को नहीं है इस बारे में, क्योंकि एक्सपोर्ट भी अभी अलाउड नहीं है। बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है, सरकार पहले से ही इसकी तैयारी करके रखे हुए थे, उसको लेकर कदम उठा रही है। लेकिन फिर प्रफुल्ल जी आपसे ये समझना चाहेंगे, सरकार जो एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर लगातार फोकस कर रही है और उस पर कुछ टारगेट्स भी निकल कर आए हैं, क्या उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उसपे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 20% का टारगेट है, वो ऐसा है कि वो ग्रेन से और शुगर केन से सबसे टारगेट बना रहे हैं। तो एक चीज़ अलग होती है कि कभी कोई एल नीनो या जिसकी वजह से एग्री प्रोडक्शन कम हुआ, तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की तो शुगर की रहेगी, इथेनॉल की नहीं रहेगी। पर हमारे पास जैसे 2-3 साल जैसे हुआ था, जब गन्ने की उपलब्ध ज़्यादा रहेगी, तो एक्सपोर्ट को भी थर्ड ऑप्शन प्रायोरिटी दिया जाएगा, पहले इथेनॉल को दिया जाएगा। और इथेनॉल जो है वो फॉरेन करेंसी सेव भी करती है, और क्रूड प्राइस के साथ हमको क्रूड जितना भी, यानी हर साल हम लोग कोई परसेंटेज देखते हैं कि क्रूड की कंजप्शन बढ़ेगी, तो उसको अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी ये इथेनॉल कर सकती है तो काफ़ी अच्छा है, या हो सकता है कि हमको इम्पोर्ट भी कम करना पड़े जब फुल कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशंस होगी। बिल्कुल। ऑलराइट, प्रफुल्ल जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और इस खबर पर इस खबर का पूरा एनालिसिस हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सरकार पहले से ही इसकी तैयारी की हुई थी, तो भारत पर इसका कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ग्लोबल प्राइसेस में भी जो एक तेज़ी आ रही है, उसका भी असर नहीं रहेगा और एथेनॉल प्रोडक्शन पर भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देखने का अनुमान नहीं है। तो चलिए, इस खबर का पूरा एनालिसिस हमने आपके लिए किया। अब आगे बढ़ते हुए क्विकली कुछ और भी कमोडिटीज़ पर नज़र डालते हैं। मेटल को देखें तो वो आज फिर से दायरे में ही कारोबार कर रहा है, इसमें भी पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मनोज जी, क्या सजेशन होगा आपका मेटल पर? कोई ट्रेड देख रहे हैं आप इसमें? बेस मेटल्स में एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है और ऊपर के स्तरों पर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चाइना में जो स्टिमुलस के होप्स थे, वहां पे भी जो ब्याज दरों में कटौती हुई है वो अनुमान से कम है, तो ऐसे में थोड़ी जो है कमजोरी यहाँ मेटल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। कॉपर में अगर 732 के स्तर इंटरडे में मिले तो वहां बिकवाली की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 736 का लगा करके चले और लक्ष्य नीचे में 724 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय कॉपर पर 724 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 732 पर बिकवाली करने की राय होगी कॉपर में। नेचुरल गैस में लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। कल थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन आज रिकवरी है वहाँ पर और 212 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। वैसे तो ज़्यादा कुछ एक्शन रहता नहीं है नेचुरल गैस में, बट यहाँ पर आपसे नवीन जी समझना चाहेंगे, नेचुरल गैस में अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चलनी चाहिए, या फिर अभी यहाँ से और तेजी देख रहे हैं आप नेचुरल गैस पर? थोड़ी सी तेजी पूजा बरकरार रहेगी। जून से लेके अभी तक तकरीबन जो इंटरनेशनल और इंडियन भाव है वो तकरीबन 40% जो है वो बढ़ चुके हैं नेचुरल गैस में। तो एक तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है और दूसरा जो अर्ली ऑनसेट है मॉनसून समर सीजन का, एक वो भी थोड़ा हद तक तेजी दिखा है। द नेगेटिव फैक्टर, एज आई सेड अर्लियर, इज द इन्वेंटरी व्हिच इज 15% स्टिल हायर देन द 5-year एवरेज। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा तेजी का ही है। अगर राय पूछेंगे तो राय हमारा मे कॉन्ट्रैक्ट जो एमसीएक्स नेचुरल गैस का वो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। तकरीबन 220 के आसपास आप बाय करें, 210 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है वो 240 के लिए देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड एक सीमित दायरे में काम कर सकता है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी फियर्स and the inventory position, and at the same time the bullishness from the supply side, and also the onset of the summer season which has come little early. तो दोनों तरफ से एक मजबूती और मंदी का रुख है, बट लेकिन फिर भी for the day or so intraday strategy would be buy on dips. बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। दोनों साइड के फैक्टर्स यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं। कुणाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, नेचुरल गैस में आप किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं, और अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना हो या फिर मीडियम टर्म का व्यू हो नेचुरल गैस के लिए,
तो क्या राय बन रही है आपकी? तेजी है नेचुरल गैस में, 207-8 में बाई कर सकते हैं। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 220 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू नेचुरल गैस पर। अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डालें तो स्पाइसेस में आज एक्शन वापस से दिख रहा है। जीरा में तेजी जारी है, धनिया में भी आज हल्की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हल्दी में हल्की वीकनेस है और 1% के नीचे कारोबार कर रहा है। मनोज जी, मसाले में किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं आप? जीरा और धनिया अभी भी तेजी करके चलें, और हल्दी में जो आज वीकनेस आई है, क्या वहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं? जीरे में मोमेंटम अब पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए कोई शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन ये लेवल पे लॉन्ग की सलाह भी नहीं रहेगी। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ मुनाफा वसूली करते रहें, क्योंकि भाव जो है थोड़े ओवर स्ट्रेच नजर आते हैं। लेकिन धनिया में हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, और जो 6350 के रेजिस्टेंस थे वो अब यहाँ पे पार होते हुए नजर आए हैं। तो धनिया में 6400 के स्तर मिले तो वहाँ बाई की सलाह रहेगी। 6280 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 6640 का लेकर के चलें। हल्दी वायदा में हमने एक अच्छी बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि हल्दी वायदा में भी ये स्तर पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। थोड़े करेक्शन का वेट करें, कहीं भी 9100 9200 के रेंजेस में मिले तो फिर वहां पे बाई की रणनीति बनाई जा सकती है। अभी वर्तमान लेवल से 200 से 250 रुपए के करेक्शन हल्दी वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है मसाले पर रणनीति। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मनोज जी, नवीन जी, कुणाल जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के